ऑनलाइन रिश्ते कितने गहरे हो सकते हैं, कभी कभी इतने कि किसी के लिए पूरी दुनिया ही बन जाते हैं। पर सोचिए, क्या होता है जब वही कनेक्शन एक अंधेरे, खतरनाक रास्ते पर मुड़ जाता है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जहां एक ऑनलाइन रिश्ता एक बहुत ही भयानक अंजाम तक पहुंच गया। तो ये कहानी हमें ले जाती है टोक्यो की एक आम सी सुबह में। तारीख थी 11 मार्च 2025। दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वो खौफनाक सवाल है जो एक लाइव स्ट्रीम पर पूछा गया था। एक ऐसा सवाल जो एक ऑनलाइन रिश्ते के भयानक अंत का सबसे बड़ा सबूत बन गया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत इसके अंजाम से होती है। एक ऐसा क्रूर अंत जिसे हजारों लोगों ने अपनी आंखों के सामने लाइव घटते हुए देखा। तो सीन कुछ ऐसा था। आय मोगामी फू वॉच की एक काफी मशहूर स्ट्रीमर थी। उस दिन वो अपने करीब 6,500 फैंस के लिए एक लाइव चैलेंज कर रही थी। सब कुछ एक मजेदार इवेंट जैसा ही लग रहा था, जब तक के और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक आदमी जो पूरे काले कपड़ों में था सामने आया। मोगामी उसे पहचानती थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने चाकू से हमला कर दिया। हजारों लोग ये सब लाइव देख रहे थे। चीखें, मदद की गुहार और फिर स्क्रीन पर खून। आखिर में हमलावर ने कैमरे में देखकर पूछा, क्या तुम अभी तक मरी नहीं? तो सवाल यह है कि आखिर ये दो लोग थे कौन? एक मशहूर स्ट्रीमर और उसका एक फैन। कैसे उनके रास्ते इस तरह इतनी हिंसक तरह से टकराए? इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थी आई मोगामी, फू वॉच की एक सेलिब्रिटी जिसकी मजेदार पर्सनालिटी थी और शोहरत लगातार बढ़ रही थी। दूसरी तरफ था 42 साल का केनिची तकानो, जिसे ऑनलाइन दुनिया मांजी लव के नाम से जानती थी। वो एक शर्मीला, अकेला इंसान था जो किसी को ना नहीं कह पाता था। ठीक है, तो चलिए अब इस रिश्ते की गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक फैन की सीधी साधी प्रशंसा एक खतरनाक जुनून में बदल गई। देखिए, इस रिश्ते को समझने के लिए हमें पैरासोशल रिलेशनशिप को समझना होगा। ये एक तरह का एक तरफा रिश्ता है जहां कोई फैन किसी सेलिब्रिटी या क्रिएटर से इतना जुड़ जाता है कि वो उसे अपना दोस्त या करीबी समझने लगता है। खास तौर पर जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही आम भावना है। केन के लिए मोगामी की स्ट्रीम उसके अकेलेपन का सहारा बन गई थी। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए उसने उसे भारी भरकम डोनेशन देना शुरू कर दिया। जल्द ही मोगामी ने उसे नोटिस किया और वे निजी तौर पर मैसेजिंग ऐप लाइन पर बात करने लगे। अब केन के लिए तो ये जैसे एक सपने के सच होने जैसा था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ता गया। जैसे ही मोगामी के पास केन से निजी तौर पर बात करने का एक जरिया आया, उसने उसकी इस दीवानगी का आर्थिक रूप से फायदा उठाना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई छोटे छोटे फेवर्स से। पहला बड़ा अनुरोध था 100,000 येन का। मोगामी ने बहाना बनाया कि उसे एक होस्टेस क्लब में महंगी शैंपेन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और उसे पैसे चाहिए। केन ने फौरन हाँ कर दी। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही गया। केन ने अपनी जिंदगी भर की बचत यानी 1.5 मिलियन येन मोगामी पर खर्च कर दी। वो कभी कैंसर होने का तो कभी बहन के पैसे लेकर भाग जाने जैसे झूठे बहाने बनाती रही। और जब केन के पास पैसे खत्म हो गए, तब तो हद ही हो गई। मोगामी ने उसे साहूकारों से कर्ज लेने के लिए उकसाया ताकि वो उसे पैसे भेजना जारी रख सके। कुल मिलाकर केन ने 2.5 मिलियन येन का कर्ज ले लिया। इसके बाद केन की हालत बद से बदतर हो गई। वो सिर्फ चावल और सूप पर जी रहा था और साहूकार उसे रोज धमका रहे थे। उसने अपने पैसे वापस पाने के लिए मोगामी पर मुकदमा भी किया और केस जीत भी गया, लेकिन मोगामी ने फिर भी पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ मोगामी केन के ही पैसों से अपने मंगेतर के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही थी और ये सब वो सोशल मीडिया पर दिखा भी रही थी।
और आखिर में जनवरी 2024 में उसने केन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। इस हत्या और केन की गिरफ्तारी के बाद जब पूरी कहानी सामने आई तो जापान में जनता की राय दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष का मानना था कि मोगामी एक क्रूर हत्या की शिकार थी और किसी भी तरह के वित्तीय विवाद से हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं एक बड़ा तबका केन के प्रति सहानुभूति रखता था। उनका तर्क था कि वो लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक और वित्तीय हेरफेर का शिकार था और मोगामी ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पे लाके खड़ा कर देती है जिसका जवाब आज के डिजिटल दौर में शायद हम सभी को खोजना होगा। जब एक ऑनलाइन रिश्ता इस हद तक बिगड़ जाए तो असली दोषी कौन है? वो क्रिएटर जिसने अपने फैन का शोषण किया या वो फैन जिसने आखिर में कानून अपने हाथ में ले लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है,